अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सबको आवाज आ रही है? यस मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, आ रही है। ठीक है बच्चों, आप लोग सब एलएमएस चेक करते हो? एलएमएस पे मैंने यस आप मैम। ठीक है, मैंने आपकी असाइनमेंट के टॉपिक्स अपलोड किए हैं और उसकी डेडलाइन जो है दैट इज 15 जून। ठीक है, और आप उसको चेक कर ली। उसमें एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो आपने मुझे असाइनमेंट में हैंड रिटन फॉर्म में होगी असाइनमेंट जो आपने मुझे सेंड करनी है। डेडलाइन जो है वो आपने याद रखनी है, दैट इज 15 जून। ठीक है, और बोन ट्यूमर्स की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है उस असाइनमेंट में। एंड द थर्ड थिंग इज ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ टुडे। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना है और उस पर ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमने पढ़ना है इन डिटेल। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो भी आपने उसमें मुझे लिख के देनी है। आपने एलएमएस का ज्यादा से ज्यादा यूजेज करना है, उसी पे आपको रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपका आज वाला लेक्चर भी विद रिकॉर्डिंग में आपको आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका जो असेसमेंट है सेशनल्स की, जो मेन असेसमेंट है सिनेरियो बेस्ड एग्जाम, वो मैंने रखी है 3 जून को। 3 जून इज नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, 3 जून को आपने प्रिपेयर रखना है। अभी तक जितना हम लोगों ने कवर किया है, मेडिसिन 1 के जितने टॉपिक्स अभी तक कवर हुए हैं, ठीक है, उसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्यूबरक्लोसिस आज स्टार्ट किया है, इसी चैप्टर में न्यूमोनिया भी है इसी लेक्चर में। बट न्यूमोनिया मैंने आज जो दूसरा सेक्शन था उसको नहीं पढ़ाया क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक फुल फ्लेज टॉपिक है। ठीक है, तो जितना आप कवर करेंगे टिल 3 जून वो सारा आपकी उस असेसमेंट में आएगा। सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होगा और उसमें सिनेरियोज के फॉर्म में आपसे डायग्नोसिस पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको जितने रेडियोग्राफ्स लेक्चर्स में आपको दिए गए हैं, कोई सा भी रेडियोग्राफ जो है वो आपको दे सकती हूँ मैं, जिसको आपने डायग्नोस करना होगा, डिजीज को फाइंड आउट करना होगा, क्लिनिकल फीचर्स उसके पूछे जा सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछे जा सकते हैं। इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा जो जेंडर कौन से इन्वॉल्व होती है किस डिजीज में, इंसिडेंस मेल टू फीमेल जो रेशियोज हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये सब उसमें कवर होगा। आपको जो बुक का लिंक दिया हुआ, थ्योरेटिकल नॉलेज आपने वहां से लेना है, जितना रिटन फॉर्म में जितनी थेरी वहां पे दी हुई है वो आपने वहां से कवर कर लेना है। और जो डायग्राम्स हैं, जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, वो आपने लेक्चर्स में से देख लेना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, चाहे वो ड्रग्स से ट्रीटमेंट जो बताया हुआ है या फिर जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे भी बुक में दिए हुए हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें फुली। ठीक है, क्लास पार्टिसिपेशन के सेशंस में मैंने 5% रखी हुई है, 5% मार्क्स, फुल मार्क्स उसे मिलेंगे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा क्लास में। ठीक है, आपसे मैं अक्सर पूछती हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है और आपको उसका टॉपिक नहीं पता होता। ठीक है, तो आपने प्रिपेयर कर लेना है अपने आप को। असाइनमेंट भी आप चेक कर लो, वहीं पे अपलोड करनी है आपने रिटन फॉर्म में पिक्चर्स लेके। समझ आ गई सबको? जी मैम। कंजुल आप इसी क्लास में हो? कंजुल कमाल है इस क्लास में? एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 जी, दुआए जैनब। मैम, बच्चे आपने मुझे अभी तक क्या मोडल था? पे जी यस जी, मैम। मैम, मुझे अभी तक मोडल पे मेडिसिन का सेक्शन ही शो नहीं हो रहा। मैंने ये आपको तो मेल की थी कि मुझे अच्छा, ये तो आप आप इनरोल आज से बात करें, मैंने आपको सेक्शन के में एनरोल कर लिया एलएमएस पे। मैम, सिर्फ नान को मेल करनी होगी?
नहीं, अभी आपका इशू क्या है? आपको एलएमएस से लिंक नहीं मिलता है जूम का? क्या मसला है आपका अभी? यस मैम, मुझे ना ग्रुप में मांगना पड़ता है लिंक मुझे, क्योंकि एलएमएस से है ही। बच्चे मैंने तो वैसे आपको एनरोल कर लिया हुआ है, बट मैं देख लेती हूँ। फी का तो कोई इशू नहीं है। चले मैं आपको ना ये चेक कर लेती हूँ और सिस्टम पे जाकर, ठीक है? वैसे तो मैंने आपको एनरोल कर लिया था, लेकिन अगर आपको अभी भी शो नहीं हो रहा तो आप अफनान से बात कर सकते हो, उसको मेल कर दो, ठीक है? यस मैम, थैंक यू। Now today's topic is tuberculosis, very important topic. रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस? टीबी जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इज बेसिकली is a chronic inflammatory disease of the lungs, ठीक है, which basically affects the upper parts of the lungs, upper lobes of the lungs, या upper lobe का जो lower part है और lower lobe का जो upper part है, that is the basically the main areas of infection by mycobacterium tuberculosis, ठीक है? Mycobacterium tuberculosis is basically the main causative agent which cause tuberculosis, and mycobacterium tuberculosis is also called acid fast bacillus because माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आर बेसिलाई, रॉड शेप में ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है? एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है in order to see the organisms under the microscope. Another important thing is Mycobacterium tuberculosis is aerobic organism. Aerobic microorganism. Aerobic microorganism कौन से होते हैं कि जिनको ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. That is why they affect mostly the apices of the lungs, the upper part of the lungs where oxygen saturation, oxygen concentration is higher than the lower part of the lungs, ठीक है? So tuberculosis is a very important disease. How to spread? What is the mode of spread? What is the mode of transmission? Same like COVID-19, tuberculosis is transmitted from the infected person to the normal person by the droplet infection. एयरबॉर्न इन्फेक्शन है बेसिकली ये, जिस तरह कोविड 19 में हर एक को कहा जा रहा है मास्क पहने, ओवर क्राउडिंग को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें. If a patient is diagnosed with COVID-19, the same is the case with tuberculosis. If a patient is diagnosed with tuberculosis, patient is isolated. बिकॉज जितनी भी एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, जिस जो सांस के जरिए जो है वो दूसरे पेशेंट को अफेक्ट करती हैं डिजीजेस, उन पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाता है. टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है, आज इस पे बहुत ज्यादा काबू पा लिया गया है. क्यों? क्योंकि बीसीजी इंजेक्शन जो कि डे 0 पे लगता है बच्चे को, ठीक है, जैसे ही चाइल्ड बॉर्न होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको फौरन से बीसीजी जो वैक्सीन लगती है, दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस ट्यूबरक्लोसिस. जिस तरह कोविड-19 आजकल एक पेंडेमिक है, इन ओल्डर टाइम्स, इन पास्ट few years back अगर देखा जाए तो tuberculosis is a very very big issue, ठीक है? ये भी एक बहुत बिगर इश्यूज था. हॉस्पिटल इसके लिए अलग से बने हुए थे, जैसे गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर में है जो कि चेस्ट का हॉस्पिटल है, ठीक है? उसमें आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं जहां पे टीबी के पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता था, बिल्कुल अलग कर दिया जाता था उनके घर वालों से. उसके जो कपड़े हैं, उसके जो खाने पीने के यूटेंसिल्स हैं, उसके बेड लिनन जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, ठीक है, in order to decrease the transmission of the disease. So this is the very important disease, ठीक है? How it affects, ठीक है, it is an airborne disease, ठीक है? ओवर क्राउडेड एरियाज में होती है ज्यादा ये डिजीज. जैसे आप देख लें कि बहुत, जैसे कुछ अंदरून शहर हो गया या बहुत इस तरह के एरिया जहां पे बहुत ओवर क्राउडिंग है, अगर वहां पे एक पेशेंट भी अफेक्ट होगा तो वो जो है वो बहुत सारे लोगों को ट्रांसमिट कर देगा डिजीज, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Another important thing is what are the predisposing factors. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं द इंडिविजुअल्स हु आर एट मोर रिस्क ऑफ दिस डिजीज, ठीक है? एंड द इंडिविजुअल्स व्हिच आर बेसिकली malnourished, immunocompromised,
diabetics, the patient who are using steroid injections or steroid treatments, ठीक है, एड्स के पेशेंट, ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एड्स HIV इन्फेक्शन जो होता है, उन पेशेंट्स में जब उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है तो पेशेंट इज हैविंग दिस ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन एंड इट इज लाइक अ सुपर एडेड इन्फेक्शन, ठीक है। और जहां पे पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तो वहां पे भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के तौर पे एक्ट करता है और पेशेंट जो है इससे जो है वो सफर करता है ट्यूबरक्लोसिस से। Now, how to define this disease? This is very important. Tuberculosis is an infectious, chronic, communicable granulomatous disease. Mainly affects the lungs, but can affect any organ or tissues of the body. This is very important. Mainly, the commonest site of infection is lungs, जहाँ पे granulomatous changes आती हैं. The typical granulomatous changes of the tuberculosis is this. ठीक है, this is the granuloma. जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एंटर होता है इन द लंग्स, ठीक है, तो वहां पे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, इम्यून सेल्स आते हैं, दे फॉर्म दिस ग्रानुलोमा अराउंड द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। केजियस नेक्रोसिस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेंटर, ठीक है, surrounded by modified macrophages with abundant cytoplasm, pale staining slipper shaped nuclei, और उसके बाद जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स आ जाते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स आ जाते हैं, एंड दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. This is also called tuberculous granuloma. So basically the main definition of the disease is it is a chronic inflammatory infectious chronic communicable granulomatous disease. Mainly affects the lungs but can affect any organ or tissues of the body. It can affect any organ of the body. लंग्स में तो इसका इन्फेक्शन हुआ, बट बाय लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो बॉडी में, उसके थ्रू, बाय हेमाटोजेनस स्प्रेड, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके जो है वो अफेक्ट करती है डिफरेंट ऑर्गन्स को, किडनीज को अफेक्ट कर देती है ट्यूबरक्लोसिस, एंड ग्रैनुलोमास बन जाते हैं किडनीज में, जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेती है. इसी तरह मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस होती है जो कि पूरा वाइड डिसेमिनेटेड, पूरी बॉडी में जो है वो डिसेमिनेट हो जाती है, ऑर्गेनिज्म डिसेमिनेटेड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है. फिर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, व्हेन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रीच द ब्रेन, ब्रेन में जाके ये मेनिंजीज को इन्फेक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज हो जाती है. दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस. Now there are different types of tuberculosis. One is primary tuberculosis and one is secondary tuberculosis, and other types are pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis. ठीक है. Now what are the main causes of tuberculosis? These are very important. Mycobacterium tuberculosis, basically the main organism, it is acid fast bacilli. It is in the form of rods. ये ऑर्गेनिज्म जो है रॉड फॉर्म में होता है, ठीक है. ये कोकाई नहीं है, ये बेसिलाई है, ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, व्हिच बेसिकली ग्रो और फ्लरिश इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. And mycobacterium tuberculosis जो है basically the main causative agent which cause tuberculosis in the humans. There are other forms of mycobacterium, ठीक है. Mycobacterium bovis है जो कि कैटल में ट्यूबरक्लोसिस करता है और ह्यूमन में तब ट्रांसमिट होता है when human use unpasteurized or non-boiled milk. This is very important. And a third type of mycobacterium is Mycobacterium avium, which affects the immunocompromised patients with AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome, which is AIDS caused by HIV virus. जब वो पेशेंट जो हैं इतने इम्यूनोकम्प्रोमाइज हो जाते हैं कि उनके अंदर जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और पेशेंट जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है विद दैट organism. So Mycobacterium avium is basically the organism which act as or which cause superadded infection in immunocompromised patients, more specifically in AIDS patient. So this is very important. What are the causative agents of tuberculosis? ठीक है, causative agents ये तीनों आपको पता होने चाहिए. Now how to spread? This is a droplet infection by droplet infection, ठीक है. इस तरह से airborne disease है ये, just like COVID-19. Upper portion of the lung को, ये जो upper lobe है, this is the upper lobe of the lung, this is the lower lobe, ठीक है. Upper lobe का lower part and lower lobe का जो upper part है, this is the site, this is the commonest site at which
Granuloma formation occurs when patient is infected with Mycobacterium tuberculosis, and this is the organisms is in the form of rod shape. ठीक है, they are acid fast bacilli because acid fast staining आप जो है वो करके under the microscope organism को जो है वो diagnose करते हैं. Now what are the modes of transmission? Very important. डायरेक्ट स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या फिर इनडायरेक्ट स्प्रेड होता है विद द इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ से, डिशेस से, हाउस होल्ड थिंग्स से. दिस इज इनडायरेक्ट स्प्रेड. एंड ऑल्सो माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड मिल्क. तो दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. अब यहाँ पे हर चीज डिफरेंट है. The modes of transmission are like these are the positive agents. This is the definition of tuberculosis, and these are modes of transmission. और what are predisposing factors? Predisposing factors क्या होते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कुछ इंडिविजुअल्स में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से उनको डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. वो लोग हैं दैट हु आर malnourished, या तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी हेल्थ स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और द पेशेंट जो है वो पुअर पेशेंट है. ठीक है, उसकी ईटिंग हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है, उसकी हाइजीनिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, या वो ओवर क्राउडेड एरियाज में रहता है. दिस इज अनदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. अनहाइजीनिक कंडीशंस. ठीक है, कोविड-19 में भी बार बार यही कहा जाता है कि आप अपने हैंड वॉश करें. ठीक है, या आप बाथ लें, आप अपने आप को क्लीन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें. ठीक है, मास्क पहने. ठीक है, तो सेम इज द केस विद ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, इसमें भी एक टाइम था, ये डिजीज भी इतनी ही ज्यादा सिवियर थी, इतनी ही ज्यादा पेशेंट को लोगों को अफेक्ट कर रही थी, और बहुत जो है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से. लेकिन जब इसकी वैक्सीन आ गई तो वो वैक्सीन जो है वो बच्चे को, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको फॉरन फर्स्ट डोज बीसीजी जो पहली वैक्सीन है वो बीसीजी लगा दी जाती है. दैट इज बेसिकली द वैक्सीन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, स्टेरॉइड यूज, डायबिटीज mellitus. As you know, the diabetes is a condition. When diabetes is chronic, a patient came to you with a diabetes of about 10 to 20 years of duration. अगर chronic डायबिटीज है उसको, तो डायबिटीज में क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ये डिजीज क्रॉनिक हो जाती है तो पेशेंट जो है वो इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाता है. तो डायबिटिक्स आर मोर हैविंग मोर रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस देन द हेल्दी पर्सन. इसी तरह क्रॉनिक लंग डिजीजेस, अगर लंग्स में ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीजेस चल रही हैं तो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं एज अ सुपर एडेड इन्फेक्शन. ठीक है, एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं, उसमें भी इम्यूनिटी पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है, and patient is having more chance of this tuberculosis. Now there are two types of tuberculosis: primary tuberculosis and post primary tuberculosis. Now this is very important to acknowledge, to understand that what is primary and what is secondary tuberculosis. This is very important. ठीक है, primary tuberculosis is basically the tuberculosis which is when occurred in some person. ठीक है, it is new infection. एक healthy person था और उसको life में first time ट्यूबरक्लोसिस हुआ, टीबी हो गई उसे पहली दफा लाइफ में एज अ न्यू इन्फेक्शन. कभी पहले उसका ना एक्सपोजर हुआ, ना ही पेशेंट में कोई ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन था, लेकिन पेशेंट फर्स्ट टाइम अगर अफेक्ट होता है विद द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑर्गेनिज्म, तो पेशेंट इज हैविंग प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस. And what is secondary tuberculosis or post-primary tuberculosis? It is basically the tuberculosis if a person is already exposed with the infection. सेकेंडरी में क्या होता है कि पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्शन से एक्सपोज हो चुका है, बट उस वक्त पेशेंट में जो डिजीज है वो डॉर्मेंट रही. जो बेसिलाए हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, उन्होंने पेशेंट में डिजीज कॉज नहीं की, क्योंकि पेशेंट की हेल्थ जो स्टेटस था वो अच्छा था, इम्यूनिटी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. बट जैसे ही पेशेंट जो है वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हो गया, या विद द पैसेज ऑफ टाइम ओल्ड एज में जाके जब पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, तो दैट dormant bacilli become reactivated. That is secondary tuberculosis. और पेशेंट जो है वो पहले प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट था, और बाद में अगर उसने ट्रीटमेंट लिया बट ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट नहीं हुआ, या पेशेंट नॉन कंप्लायंट था, या ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, तो पेशेंट को अगर दोबारा ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाती है तो दैट इज सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस. प्राइमरी इज अ न्यू इन्फेक्शन, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन इन लाइफ, एंड द सेकेंडरी वन इज द रीएक्टिवेशन ऑफ already exposed infection or reactivation of dormant bacilli present in the body.
नाउ व्हाट इज प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे वाइवा में ये पूछा जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या फर्क है, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह काउंसलिंग की जाती है पेशेंट्स की। जब आपके पास सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आता है तो आपने क्या हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स पूछने होते हैं, जिससे आप उसको ये डायग्नोज करोगे कि हाँ ये पेशेंट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का नहीं है, इसको अभी ये इन्फेक्शन नहीं हुआ, बल्कि ही और शी इज द पेशेंट ऑफ सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, ऑलरेडी एक्सपोज हुआ है, वो पहले कभी उसको एक्सपोजर हुआ है। जैसे आप हिस्ट्री पूछते हो, एक पेशेंट आपके पास आता है और आप उससे पूछते हो कि आपको टीबी जो हुई है, क्या आपके आसपास लोगों में किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, और वो आपको कहता है कि नहीं, लॉकडाउन था और मैं कहीं पर भी नहीं आता जाता था, और अभी जो है मुझे ये टीबी का प्रॉब्लम हो गया। स्पूटम उसने एग्जामिनेशन करवाया, स्पूटम का बलगम का, और उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई आ गए। तो आप उससे ये हिस्ट्री ले सकते हो कि कभी पहले आपका कभी एक्सपोजर हुआ हो विद टीबी पेशेंट्स, ठीक है। तो हो सकता है पहले कुछ साल पहले वो टीबी के हॉस्पिटल में काम करता हो, या उसके घर में किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुई हो, और उस वक्त उसके हेल्थ इश्यूज, उसके हेल्थ स्टेटस अच्छा था, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, उस वक्त उसको इन्फेक्शन जो है वो नहीं शो हुआ, सिम्टम्स नहीं अपीयर हुए। लेकिन अब जब उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है, कोविड-19 का फेज चल रहा है, उसमें इसको वीकनेसेस डेवलप हो गई हैं, ये इसको कोई और इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से इसको ये इन्फेक्शन भी फ्लेयर अप हो गया, स्पूटम पॉजिटिव आ गया फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, means he or she is the patient of secondary tuberculosis, not the primary one, ठीक है। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80% आप डायग्नोज उसको हिस्ट्री पे कर लेते हो, फर्दर आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस पे आप पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं। नाउ primary tuberculosis develops in previously unexposed healthy individuals, especially children, mostly affects the lungs, lower part of upper lobe and upper part of lower lobes. This is very important. What is the main site, what is the commonest site of infection by mycobacterium tuberculosis? That is the lower part of upper lobe and upper part of the lower lobe. This is very important. आपने ये नहीं कह देना कि अगर कोई आपको डायग्राम कोई दिखाता है तो आप कहते हैं कि यहाँ पे अफेक्ट करता है, दिस इज नॉट द प्लेस। ये जो जंक्शन है अपर और लोअर लोब का, यहाँ पे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज द कॉमनेस्ट साइट। Now, primary infection called Gone focus within an R bacilli travel to hilar lymph nodes. Primary focus in lungs in large hilar nodes together called Gone complex. Basically, when mycobacterium tuberculosis infect the lungs affect होते हैं तो आपको पता है कि lungs में बहुत richly lymphatic drainage हो रही होती है, हेमाटोजेनस जो है यहाँ पे blood vessels होती हैं। तो lymphatics के थ्रू जब ये infection lymph nodes तक जाता है तो lymph nodes में भी ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, lymph adenitis डेवलप हो जाता है, and this is all and this whole process is called Gone focus, ठीक है। Gone focus जो है वो ये है, this is granuloma formation in the lungs। तो जब lymphatics इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या जो एडजेसेंट लिम्फेटिक्स जहाँ पे ड्रेनेज हो रही होती है लंग्स की, वो भी जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जो कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Now, primary tuberculosis, first neutrophils will come for defense. After 48 hours, macrophages will come and ingest the mycobacteria for destruction. And macrophages stimulate the T cell immunity in 3 to 8 weeks, and tuberculin test will be positive now. Now, here, this is very important to know that what is tuberculin test? एक Montos test होता है जो कि किया जाता है आपकी स्किन में, ये जो फोर आर्म की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो कि वो सॉल्यूशन होता है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो आपको यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू सी द इम्यूनिटी, इन ऑर्डर टू सी कि आया जो पेशेंट की बॉडी है वो ऑलरेडी इम्यून है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं या नहीं। बट दिस tuberculin test is only used to diagnose tuberculosis in that patients जिसमें BCG नहीं लगी होती। हमारे कंट्री में आपको पता है कि BCG इंजेक्शन हर एक को लगता है। EPI स्केड्यूल जो वैक्सीनेशन का गवर्नमेंट का पूरा एक जो वैक्सीनेशन का वो कोर्स है वो हर बच्चे को करवाया जाता है, और उसमें अगर BCG इंजेक्शन डे 1 पे, डे 0 पे बच्चे को लग जाता है तो उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप ऑलरेडी हुई होती हैं।
तो अगर आप किसी ऐसे पेशेंट में ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हो जिसमें बीसीजी लगा हुआ है, तो उसका तो वो टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा। जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वहां पे रेडनेस हो जाएगी, वो ये शो करेगी कि पेशेंट इज इम्यून विद दिस इन्फेक्शन, ठीक है, फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। और इसको हमारे यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के तौर पे यूज नहीं किया जाता। इस टेस्ट को डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है बाहर की कंट्रीज में जहां पे बीसीजी इंजेक्शन नहीं लगा होता, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि जैसे ही ये मॉन्टोस टेस्ट किया जाता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्ट किया जाता है, तो अगर तो पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन और हैविंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन, तो पेशेंट की वहां पे उस साइट पे मॉन्टोस टेस्ट जहां पे परफॉर्म किया जाता है, वहां पे फौरन से रेडनेस डेवलप हो जाती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। और टेस्ट की पॉजिटिविटी ये शो करती है कि पेशेंट इज हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ग्रेनुलोमा का मैंने आपको बता दिया है, दिस इज ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। लिम्फ नोड में जिस तरह ये ग्रेनुलोमा बना हुआ है, और उसमें इसी तरह से सेंटर में केजिएटिक नेक्रोसिस होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जिस तरह इंजेस्ट कर लेते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, यहाँ पे नेक्रोसिस होता है सेंटर में और सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस, जायंट सेल्स एंड एपिथेलियोइड सेल्स। एंड ऑल्सो इम्यून सेल्स, टी सेल्स इम्यूनिटी जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, बट टी सेल्स इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है इन 3 to 8 वीक्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है वो गेट एक्टिवेटेड आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द इन्फेक्शन। नाउ व्हाट इज प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्लिनिकल फीचर्स? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, आपके पास आ गया है, आपने उसको डायग्नोज कर लिया कि ही इज द पेशेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड ही इज हैविंग इन्फेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपने उसकी हिस्ट्री ले ली। चिल्ड्रन में मोस्टली ऐसा होता है कि चिल्ड्रन जो है वो ऑब्वियसली उनमें प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। अडल्ट्स में तो आप सोच सकते हो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको ना हो, ठीक है। तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट समटाइम्स जो एसिम्प्टोमेटिक आते हैं, उनको कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते और पेशेंट डायग्नोज होता है बाय डूइंग एक्सीडेंटली चेस्ट एक्सरे। आपने पेशेंट को चेस्ट एक्सरे के लिए भेजा और वो किसी और वजह से भेजा और पेशेंट जो है वो डायग्नोज आपने पेशेंट को चेस्ट एक्सरे देके कर लिया कि ही इज द पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उसको चेस्ट एक्सरे पे जो है वो फाइंडिंग्स आपको मिली, इस तरह से हेजीनेस जो है वो आप डेवलप हुई हुई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। पैच यहाँ पे ग्रानुलोमा फॉर्मेशन बनी हुई है, जिस तरह आप ये ग्रानुलोमा बने हुए, दिस इज द टिपिकल साइट, ठीक है, जो लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब है, अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है दैट इज दिस रेडियोग्राफ इज ऑफ मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, इसमें सारी स्प्रेड हुई हुई है इन्फेक्शन, ठीक है। हेजीनेस है थ्रू आउट द लंग्स, ठीक है, और इसमें हेमाटोजेनियस स्प्रेड, ये लिम्फेटिक स्प्रेड जो है वो हुई हुई है। और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है और ये सिर्फ लंग्स तक की हद तक नहीं रहता। तो आपने या तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट था और आपने उसका वैसे ही चेस्ट एक्सरे करवाया और उसमें आपको इस तरह से ग्रानुलोमा फॉर्मेशन मिली, ठीक है। और आपने उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया, ठीक है, आपने उससे पूछा। समटाइम्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत ज्यादा कुछ पुअर पेशेंट्स होते हैं या उन्होंने बीसीजी इंजेक्शन नहीं लगवाया होता। आपने पहले हिस्ट्री ले ली कि आपने कभी बीसीजी इंजेक्शन तो नहीं लगवाया, या आपने बच्चे की पहले वैक्सीनेशन करवाई है, छोटे होते जो वैक्सीन के टीके लगते हैं, तो वो आपको मदर उसकी बताती है कि नहीं, इसको कभी भी कोई टीका नहीं लगवाया गया, ठीक है। ये घर में इसकी होम डिलीवरी हुई थी मेरी और घर में इसकी जो है वो बर्थ हुई थी और हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और उस पेशेंट में अगर आपने ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो इस तरह से आप डायग्नोज कर लेते हो पेशेंट को, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को। एंड द प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में सिम्टम्स क्या अपीयर होते हैं? माइल्ड फीवर एंड ड्राई कफ। Now what are the fates of primary tuberculosis? Primary tuberculosis डेवलप हो गई, पेशेंट में ग्रानुलोमा फॉर्मेशन हो गया, अब उस ग्रानुलोमा की हीलिंग होगी लेटर ऑन और फाइब्रोसिस हो जाता है उस लंग के उस स्पेसिफिक साइट पे। लंग्स जो है वो फाइब्रोज हो जाता है, कैल्सिफिकेशन डेवलप होती है, हार्डनिंग हो जाती है लंग की। वहां से आपको पता है कि लंग इज अ वेरी सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। लेकिन वहां पे जहां पे ट्यूबरकुलस ग्रानुलोमा बना होता है, वहां पे जब हीलिंग होती है तो हीलिंग के साथ फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है, और इसी तरह से कैल्सिफिकेशन डेवलप हो जाती है। या व्हाट इज द अदर फेट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? जो सेकंड चांस हो सकता है, प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस? जब लंग्स से इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट इज प्रोग्रेसिव वन। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं जिसमें डिसैमिनेशन हो जाती है, इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, किडनीज में चला जाता है, जॉइंट्स में चला जाता है, बोन्स इन्फेक्ट हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में जब ट्यूबरकुलस स्पाइन हो जाती है तो उसको हम पॉट्स डिजीज भी कहते हैं,
तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस या तो उसी जगह पे हीलिंग होगी, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाती है, या फिर प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस बन जाती है, या फिर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है और वो लेटर ऑन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के तौर पर प्रेजेंट करती है. तो दीज आर द 3 फेट्स ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस. Now, what is progressive primary tuberculosis? Occurs in the children with malnutrition, enlargement, caseation, cavitation of primary focus, and spread of infection to lungs, lobes, and pleura, pleural effusion. ठीक है, पेशेंट की ट्यूबरक्लोसिस हुई तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस अभी यहाँ पे एक वो बना हुआ था ग्रैनुलोमा, बट जब वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में आई तो क्या हुआ, कैविटेशन हो गई, यहाँ पे कैविटीज बन गई, लंग प्लूरा जो है वो इन्वॉल्व हो गया, जो आउटर कवरिंग ऑफ द लंग है वहां पे प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हो गई. ठीक है, और इस तरह से पूरा लंग इफेक्ट हो गया और समटाइम्स ये ट्यूबरकुलस निमोनिया भी जो है हो जाता है. ठीक है, पेशेंट को पूरे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. और अनदर इंपॉर्टेंट स्प्रेड और प्रोग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हेमाटोजेनिक स्प्रेड से होता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. ब्लड के थ्रू जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, वो स्प्रेड हो गया टू द अदर ऑर्गन्स and it can affect the kidneys, and there are granulomatous lesions occur in the kidneys, bones, joints and lymph nodes. Another important thing is miliary tuberculosis, as this diagram shows the miliary tuberculosis, जिसमें पूरा spread हुआ हुआ है, जो एक कोई स्पेसिफिक साइट ऑफ द लंग जो है इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो पूरा लंग जो है वो इन्वॉल्व हुआ हुआ है, हेजीनेस है. ठीक है, और इसमें क्या है कि स्प्रेड हुआ हुआ है फ्रॉम द हेमाटोजेनस स्प्रेड या लिम्फेटिक स्प्रेड से. ठीक है, इससे होता क्या है कि पेशेंट को जो है वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन डिसेमिनेट हो जाता है और मोर स्पेसिफिकली वो मेनिंजाइटिस कॉज कर देता है. जब इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंचता है तो इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज, जो ब्रेन की आउटर कवरिंग्स होती हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड दिस इज अ टिपिकल ग्रैनुलोमा. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस? वेरी इंपॉर्टेंट. Secondary tuberculosis is basically develops in the previously sensitized or exposed individuals due to reinfection or reactivation of dormant bacilli. This is very, very important. अगर पेशेंट को पहले इन्फेक्शन हो चुका है और उसको री इन्फेक्शन हो गया, दैट इज सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस. पेशेंट आपके पास आया और वो आपको कहता है कि 5 साल पहले मुझे टीबी हुई थी और मैंने अपनी 9 महीने का पूरा दवाइयों का कोर्स कंप्लीट किया था, लेकिन आज मुझे फिर से जब सिम्टम्स अपीयर हुए और मैंने टेस्ट करवाया, स्पूटम एग्जामिनेशन करवाया, बलगम का टेस्ट करवाया, तो उसमें दोबारा से टीबी के मुझे जो है वो दोबारा से मुझे टीबी का जो है वो डिजीज मुझे हो गई है. ठीक है, तो दैट इज सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस और रीएक्टिवेट हो गई उसकी डिजीज. पहले कभी उसका एक्सपोजर हुआ था और डॉर्मेंट बेसिलाई जो है वो उस वक्त तो उन्होंने डिजीज जो है वो फ्लेयर अप नहीं की, सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं हुआ. लेकिन अब अगर पेशेंट की इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट के ये जो डॉर्मेंट बेसिलाई है ये रीएक्टिवेट हो जाएं, तो दीज 2 पॉसिबिलिटीज occurs in secondary tuberculosis. ठीक है, it may occur shortly after primary tuberculosis but mostly occurs decades after the primary infection, especially when host defense mechanisms are weak. ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि 10-15 साल पहले उसे एक्सपोजर हुआ था, लेकिन अब जाके जब वो इम्यूनो कंप्रोमाइज हो गया है या ओल्ड एज हो गई है पेशेंट की, तो अब जाके वो इन्फेक्शन जो है उसका एक्टिवेट हो गया है. एंड द कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स आर कैविटेटरी लीजन्स इन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का हॉलमार्क है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया है. सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में इस तरह से कैविटीज फॉर्मेशन हो जाती हैं, जो कि प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का भी फीचर है. ठीक है, तो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में इस तरह कैविटीज बन जाती हैं. तो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस इज मोर सिवियर कंडीशन. ठीक है, और इस ये जो है वो मोर एडवांस जो है वो डैमेज करती है और ये ज्यादा डेंजरस है सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, post primary tuberculosis or secondary tuberculosis, tuberculous cavities are formed. Caseation occurs in the center of granuloma formation and rupture into bronchus, involvement of lung lobes and segments massively. Tuberculous pneumonias हो जाते हैं इस तरह से secondary tuberculosis में. burst हो जाता है यहाँ से granuloma और वो पूरा infect कर लेता है lungs के tissues को और outer pleura को भी, और इस तरह से ये tuberculous pneumonia के तौर पर act करता है. common sites for epices, for common sites क्या है, epices of one or both lungs, as oxygen tension is high in epices which increases growth of mycobacterium tuberculosis. This is very, very important. ठीक है, commonest sites क्या होती हैं?
इन्फेक्शन की अपर पार्ट एपिसिस ऑफ द लंग्स बिकॉज oxygen concentration, oxygen tension is higher in the apices of the lungs because this organism require oxygen for growth, for proliferation, for flourish, ठीक है, to flourish, ठीक है, इसको flourish करने के लिए, growth इसकी अपनी करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। Now what are the systemic symptoms? Systemic symptoms क्या होते हैं secondary tuberculosis के साथ? Low grade fever, night sweats, weight loss, anorexia, malaise and weakness. These are the very important systemic symptoms. And also local symptoms में cough with sputum, hemoptysis, chest pain and dyspnea. Hemoptysis is when there is a blood in the cough. जब आप cough करते हो और sputum में blood की streaks आए तो that is hemoptysis. और sputum examination is very important to diagnose tuberculosis. This is another important point. ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाई जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेस्ट एक्सरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चेस्ट एक्सरे पे ही आप डायग्नोज करते हो। चिल्ड्रन में यूनिलैटरल हाइलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर है। अडल्ट्स में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इज लेस प्रोमिनेंट एंड पल्मोनरी लीजन्स आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। चिल्ड्रन में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, यूनिलैटरल, एक साइड के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे। अडल्ट्स में जो लंग्स का टिश्यू है, जो पल्मोनरी लीजन्स हैं, वो मोर एडवांस्ड होंगी, वो मोर प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है, और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट जो है वो लेस प्रोमिनेंट होंगी। Now again tuberculin test, as I indicate that this test is only helpful for those individuals, or is only helpful to diagnose tuberculosis in those patients in which there is no BCG injection given at birth, ठीक है। जिन पेशेंट्स में बर्थ के टाइम पे BCG इंजेक्शन नहीं लगा होगा, उन पेशेंट्स पे अगर आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो आप इस टेस्ट से उनको डायग्नोज कर देते हैं कि ही इज द पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी बर्थ के टाइम पे BCG इंजेक्शन लगा हुआ है तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू डायग्नोज द डिजीज, ठीक है। फिर आप उसकी चेस्ट एक्सरेज करवाएं, स्पूटम जो बलगम का टेस्ट है वो आप उसका करवाएं, ठीक है। उसमें आपने जब आप लेबोरेटरी में भेजते हैं तो उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो अपीयर हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, और उससे आप डायग्नोज कर लेते हो कि ही इज द पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। So tuberculosis test is purified protein derivatives or Montauk's test. It will be negative in patients who receive BCG vaccination in childhood. But if positive, it will be positive in patients who receive BCG vaccination in childhood. But if positive in patients who did not receive BCG vaccination, diagnosis of tuberculosis is confirmed. ठीक है। Again, these radiographs are showing this is the pediatric tuberculosis जिसमें lymph node involvement हुई हुई है यूनिलैटरल, ठीक है, और ये अडल्ट का रेडियोग्राफ है जिसमें जो है ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हुई हुई है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में जो है थ्रू आउट द लंग्स जो है वो इस तरह से हेजीनेस होती है, ठीक है, छोटे से इस तरह से वो हेजीनेस के स्पॉट्स नजर आते हैं, ठीक है, और ये शो करता है कि ये इस मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में जो है डिसैमिनेट हो गया इन्फेक्शन, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है ग्रैनुलोमा, और बल्कि ये हेमाटोजीनस या तो ब्लड सप्लाई से या फिर ये लिम्फेटिक स्प्रेड से जो है ये डिसैमिनेट हो गया इन्फेक्शन, और पूरी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन जो है वो चला गया। नाउ दिस इज द मेथड ऑफ मॉन्टक्स टेस्ट। चाहे ये टेस्ट ऑब्सोलीट हो गया, आजकल नहीं किया जाता, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट। एक सिरिंज में इसी तरह प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लिया जाता है। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होता है उसमें ट्यूबरक्लोसिस का ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, PPD, ठीक है। इसको आप आर्म में यहाँ पे पेशेंट के इंजेक्ट करते हैं और नीडल को इस तरह से पैरेलल टू द स्किन लेके जाते हैं। आपने वर्टिकल नहीं लेके जाना क्योंकि हमें इसको इंजेक्ट करना है डर्मिस में। आपको पता है आउटर लेयर एपिडर्मिस है, दिस इज डर्मिस एंड दिस इज सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट तक नहीं लेके जाना आपने। डर्मिस में जब आप इसको इंजेक्ट कर देते हैं 0.1 ml और वहां पे आप फिर सर्कल कर लेते हैं उस एरिया को, और 10 to 15 मिनट्स के बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर तो वहां रेडनेस, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, तो योर टेस्ट इज पॉजिटिव। एंड द पॉजिटिविटी only helpful in those patients in which BCG injection is not given, ठीक है। जिनको नहीं लगा हुआ BCG उसमें पॉजिटिव आ गया तो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, और अगर BCG लगा हुआ है पेशेंट को और ये पॉजिटिव आ गया तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपने पेशेंट को सिर्फ इससे डायग्नोज नहीं करना, देयर आर सम अदर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अदर इन्वेस्टिगेशंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज स्पूटम एग्जामिनेशन, बलगम का टेस्ट। अगर आप देखें तो जब आपके पास पेशेंट आता है, या आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज्यादा बलगम वाली खांसी, किसी को स्पूटम वाली कफ आ रही हो, तो उन पेशेंट्स को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपने अपने स्पूटम का टेस्ट करवाना है।
Another important thing with tuberculosis is tuberculous patient का weight loss होता है बहुत ज्यादा। वेट लॉस इस तरह से होता है कि 3 मंथ्स में अगर ड्रास्टिक चेंज आ जाए इन द वेट 8 to 10 kg जो है वो कम हो गया, तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज हैविंग ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कफ के साथ आया है, 3 महीने से उसको खांसी है, बलगम बली, साथ उसका वजन कम हो गया है, पेशेंट बहुत फटीगेबिलिटी फील करता है, ऑन एंड ऑफ उसको फीवर रहता है। तो आपने हिस्ट्री से तो 80% डायग्नोज कर लिया, अब आप उसका स्पूटम एग्जामिनेशन करवाएं। स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिला इन 3 days, अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन आपने लेना है, ठीक है, या फिर आप 3 लेरिंजियल स्वाब्स लें। जिस तरह आपने देखा होगा नेजल स्वाब्स कोविड-19 में लिए जाते हैं, लेरिंजियल स्वाब्स आप माउथ ओपन करवा के पीछे लेरेंज से जो है स्वाब लेते हैं और उसको जो है वो फिर आप लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजते हैं, या फिर आप फास्टिंग गैस्ट्रिक वॉशिंग्स लेते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग, जब पेशेंट अभी जो है उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो आप उसको गैस्ट्रिक वॉशिंग्स लेते हैं। तो दीज 3 टेस्ट अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव आ जाता है तो पेशेंट इज हैविंग ट्यूबरक्लोसिस। So this is basically the main investigations performed to diagnose tuberculosis. If Mycobacterium isolated in any of the sample, diagnosis is confirmed. Now investigations और क्या करवाई जाती हैं? Biopsy and culture of lung, bone marrow, lymph nodes, but this is traumatic investigations, ठीक है, ये investigations नहीं की जाती। अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हो, जैसे आप किसी बहुत पेरिफेरी एरिया में बैठे हुए हो, BHU में बैठे हुए हो, जहां पे आपके पास लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए आप नहीं पेशेंट को भेज सकते या वहां फैसिलिटीज नहीं है, तो अगर पेशेंट आपके पास हिस्ट्री पे जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है उसके अकॉर्डिंग आया है, तो आप पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स ATTR, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, आप ATT ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलस जो ड्रग्स है वो 15 डेज के लिए पेशेंट को देकर देखें। अगर तो पेशेंट के सिम्टम्स रिकवर रिलीव हो जाते हैं या पेशेंट रिकवर कर जाता है तो ही इज द पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो अब आपने उसको ये ट्रीटमेंट देना है फॉर 9 months। द टोटल टाइम पीरियड, द टोटल आप ये समझ लो कि एक पूरा जो कोर्स होता है ट्रीटमेंट का ट्यूबरक्लोसिस टीबी के पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो 9 months की ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। Another important investigation to diagnose tuberculosis is PCR for Mycobacterium tuberculosis in sputum. It is very sensitive and rapid, result available in 48 hours. This is very important test. ठीक है, PCR आप करवा सकते हो अगर आपके पास बहुत एडवांस फैसिलिटीज मौजूद हैं और पेशेंट को विद इन 48 आवर आप डायग्नोज करना चाहते हो तो आप PCR करवा लें। And fibro-optic bronchoscopy, bronchial washings and biopsies can be taken during bronchoscopy. बट ये अगेन ट्रॉमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, ये एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, ये बायोप्सी वाली भी ऊपर वाली एंड दिस वन आल्सो, ठीक है। तो पेशेंट को आप इस तरह से डायग्नोज कर लेते हो ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है? पेशेंट में प्लूरेसी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है प्लूरा की, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, ट्यूबरकुलस, लारिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं। ट्यूबरकुलस एंट्राइटिस हो सकता है, GIT में ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, इस्कियोरेक्टल एब्सेसिस बन सकती हैं, डिसैमिनेटेड इन्फेक्शन। डिसैमिनेटेड इन्फेक्शन मीन कि पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है इन्फेक्शन, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल में। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, फंगल कोलोनाइजेशन। समटाइम्स जब पेशेंट को कैविटीज डेवलप हो जाती है लंग्स में, तो उन कैविटीज के ऊपर समटाइम्स सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, एस्परजिलोसिस इन्फेक्शन, ठीक है। Now what is the treatment of tuberculosis? This is very important. Tuberculosis की जो treatment है that is of 9 months treatment, और जो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं that are isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol। इन 4 ड्रग्स को आप पेशेंट को देते हो 3 months के लिए। फर्स्ट 3 months के लिए पेशेंट को ये 4 ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। और इन ड्रग्स को जब आपने देना है तो आपने पेशेंट की स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस करनी है, पेशेंट को मंथली चेकअप के लिए बुलाना है। एक तो आप उसके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहोगे बिकॉज दिस ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली पायराजिनामाइड इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिवर। जिगर के लिए, लिवर के लिए दिस ड्रग इज वेरी हार्मफुल, दिस इज हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। तो आपने पेशेंट को मंथली बेसिस पे चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए बुलाना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सी एनी काइंड ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी।
Another important thing is isoniazid is a drug which basically decreases the vitamin B6 from the body. तो आपने आइसोनियाजिड जब भी देनी है उसके साथ आपने विटामिन B6 पेशेंट को जरूर देनी है, पैराडॉक्सिन, ठीक है। एथम्ब्यूटॉल का जो साइड इफेक्ट है, ई फॉर एथम्ब्यूटॉल एंड ई फॉर आई चेंजेस, आईज में विजुअल एक्विटी में चेंजेस आ जाती हैं, कलर विजन खराब हो जाती है, आईज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, दैट आर ड्यू टू एथम्ब्यूटॉल। तो जब आप मंथली बेसिस पे पेशेंट को बुलाएंगे तो आप आई चेंजेस भी उसकी देख लेंगे। रिम्फाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, पेशेंट जब भी रिम्फाम्पिसिन लेगा उसकी जो बॉडी सिक्रीशंस हैं, स्वेटिंग में उसका कलरफुल स्वेटिंग होगी, आंखों की जो आंसू होंगे ऑरेंज कलर के हो जाएंगे, रेडिश हो जाएंगे, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, तो पेशेंट फॉरन पैनिक हो जाएगा और आपके पास आएगा कि इस तरह से उसकी बॉडी सिक्रीशंस का कलर चेंज हो गया है। तो आपने उसे यही मेक श्योर करना है कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन आपने ये ड्रग्स अपनी टाइम पे लेनी है, ठीक है। एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपने फिर ये 3 ड्रग्स देनी है। पायराजिनामाइड को आप डिसकंटिन्यू कर देते हो बिकॉज पायराजिनामाइड का मैंने आपको बताया था है कि ये हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। नाउ हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंट कंप्लायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट को ड्रग्स के साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर तो पेशेंट टाइम पे अपनी दवाई नहीं लेगा, उसका ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, या पेशेंट जो है उसको वो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, या पेशेंट जो है उसको ड्रग्स का इफेक्ट नहीं होता, तो तब भी पेशेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से निकल नहीं सकेगा, नॉन इन्फेक्शियस नहीं होगा, ठीक है। अब आपने किस तरह चेक करना है कि पेशेंट ड्रग्स टाइम पे ले रहा है या नहीं। आपने टोटल ड्यूरेशन जो ट्रीटमेंट का देना होता है वो 9 मंथ्स है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है दैट इज 1 ईयर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पेशेंट साइंस एंड सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर AFB मंथली, हर महीने जब आप पेशेंट को बुलाएंगे आपके पेशेंट का बलगम का टेस्ट करवाना है टिल के वो नेगेटिव ना हो जाए। अगर 3 मंथ्स के बाद भी पेशेंट का स्पूटम टेस्ट नेगेटिव नहीं होता, एसिड फास्ट बेसिलस नेगेटिव नहीं होते, मींस या तो पेशेंट ट्रीटमेंट ले नहीं रहा या ट्रीटमेंट उसको इफेक्ट नहीं कर रही है, उसको ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, तो आप कुछ और ऑप्शन देखते हैं। हेपेटाइटिस को चेक करने के लिए आप हर मंथ उसके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे इन ऑर्डर टू सी एनी काइंड ऑफ लिवर टॉक्सिसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। नाउ व्हाट आर द एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? लंग्स के अलावा कहीं पर भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, चाहे वो प्लूरा ऑफ द लंग्स हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, लेरिंग्स, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस में लिम्फ नोड्स की ट्यूबरक्लोसिस, supraclavicular nodes. Now another important thing here is cold abscess. What is cold abscess? Cold abscess is basically an abscess that lack intense inflammatory reaction. Cold abscess एक ऐसी abscess होती है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ और उसको ग्रैनुलोमा डेवलप हुआ, बट वो ग्रैनुलोमा रिजॉल्व नहीं हुआ और वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ। पेशेंट आपको आके बताएगा कि मुझे गिल्टी महसूस होती है या मुझे लिम्फ एक्जिला में गिल्टी महसूस होती है, लेकिन वो गिल्टी मुझे कुछ भी नहीं कहती। दैट इज कोल्ड एब्सेस, कि ग्रैनुलोमेटिस चेंजेस आई बट अब उसमें कोई एक्यूट रिएक्शन नहीं हो रहा, ना उसमें कोई रेडनेस है ना उसमें कोई पेन है, तो दैट इज कोल्ड एब्सेस। तो दिस इज लिम्फ नोड्स में ट्यूबरक्लोसिस में कोल्ड एब्सेसिस बन जाती हैं, ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में बोन्स की, जॉइंट्स की, स्पाइन की जिसको पॉट्स डिजीज कहते हैं, GIT की, स्किन ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, ब्रेन की, मेनिंजीज की जो है मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाता है, पेरिटोनियल ट्यूबरक्लोसिस। दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। इसी लेक्चर में नमूनिया भी दिया हुआ है लेकिन वो भी मैं नहीं पढ़ा रही, आपने इस लेक्चर को अच्छा सा प्रिपेयर करना है और आपको मैंने आपकी असेसमेंट बता दी है, ठीक है। ये मैं कल LMS पे भी अपलोड कर दूंगी। जितना हम पढ़ेंगे 3 जून तक, 3 जून इज नेक्स्ट थर्सडे, और 8 स्लॉट में जो है मैंने असेसमेंट रखनी है। सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, और आपको डिफरेंट रेडियोग्राफ्स दिए जाएंगे जिसको आपने डायग्नोज करना होगा, उसके बारे में डिटेल्स लिखनी होगी, ठीक है बच्चों, समझ आ गई? मैम एक दफा रिपीट कर दें, आपने क्या कहा? आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जितना अभी तक पढ़ा है और अब हमने रेस्पिरेटरी शुरू कर लिया है, ये 3 जून तक जितना हम कवर करेंगे। अब आप खुद देख लो, अगर ट्यूबरक्लोसिस आज पढ़ा है तो हम थर्सडे को निमोनिया पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को एक और टॉपिक अगर हम कवर कर लेते हैं तो थर्सडे को आपका रात को 8 स्लॉट में असेसमेंट है, दैट इज सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट 3 जून को, ठीक है।
उसमें आपको सिनेरियो बेस्ड एग्जाम्स दिए जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट रेडियोग्राफ्स दिए जा सकते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स दी जा सकती हैं, जिससे आपने डिजीज को डायग्नोज करना होगा और उसके बारे में डिटेल्स लिखनी होंगी, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, इंसिडेंस हो सकता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आपने अभी से इसको प्रिपेयर कर लेना है। समझ आ गई है सबको? असाइनमेंट मैंने आपकी LMS पे अपलोड कर दी है। टॉपिक असाइनमेंट के हैंड रिटन फॉर्म में मैं जो है वो एक्सेप्ट करूंगी, और उसकी डेडलाइन जो है वो 15 जून है। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। आमना नाज, प्रेजेंट मैम। अनम फिरदौस, प्रेजेंट मैम। अरूज जहरा, प्रेजेंट मैम। रीद जफर, प्रेजेंट। अतिया कयूम, प्रेजेंट मैम। अवैस खान, मैम दुआ, इसका माइक नहीं चल रहा। ठीक है ठीक है, दुआ रफीक, प्रेजेंट मैम। दुआ जैनब, प्रेजेंट मैम। फैसल मंजूर, प्रेजेंट मैम। गुलाम मुर्तजा मुश्ताक, गुले लाला, प्रेजेंट। इकरा बशीर, प्रेजेंट मैम। इस्मा खालिद, प्रेजेंट मैम। बेरिया गुल अमानुल्लाह, प्रेजेंट मैम। बेरिया डार, प्रेजेंट। जवेरिया अतीक, प्रेजेंट। किरण फिरदौस, प्रेजेंट मैम। मनूर आबिद, प्रेजेंट मैम। कालिया, प्रेजेंट। मरियम नाज, प्रेजेंट मैम। मुअज्जम अली, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट। हसीन साजिद, प्रेजेंट मैम। सैयद अब्दुल रहमान, प्रेजेंट मैम। रामिश शौकत, यस मैम। राजिया बतूल, प्रेजेंट मैम। शाह रशीद, सबा अरशद, प्रेजेंट मैम। सहर सईद, मैम रिमशा रशीद प्रेजेंट। सबा अरशद, प्रेजेंट मैम। सहर सईद, प्रेजेंट मैम। सबीना नासिर, ठीक है, प्रेजेंट मैम। बिस्मा आमिर, सैयदा दुआ फिजा, रीदा दुआ फिजा प्रेजेंट मैम। तकरीम हमीद सरोही, प्रेजेंट मैम। तहसीन फातिमा, प्रेजेंट मैम। तिरजा अनवर, प्रेजेंट मैम। उजाला नासिर, प्रेजेंट मैम। जी फैसल मंजूर, मैम ये मैं ये पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं ना कि 3 जून तक जितना होगा कोर्स, यानी थर्सडे कोई कोर्स हमने कंप्लीट करना, उसी दिन शाम को क्विज होगा। मंडे ऑब्वियसली, थर्सडे वाला तो नहीं होगा ना टॉपिक उसमें इंक्लूड। मंडे तक जितना आप कवर करेंगे, अभी अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपका नमूनिया कवर हो जाएगा, जो कि इसी लेक्चर का पार्ट है। ठीक है ना? तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सारा है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हमने स्टार्ट किया है, उसमें 2-3 टॉपिक्स ही होंगे। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू। हसीन फातिमा, तिरजा अनवर, प्रेजेंट मैम। उजाला मैम। नासिर, मैम तहसीन फातिमा। ठीक है, उजाला नासिर, उरूज अफसर, प्रेजेंट मैम। उरूज जेब, प्रेजेंट मैम। उस्मा अनवर, प्रेजेंट मैम। जिहा नूर, प्रेजेंट मैम। जाय फातिमा, एक्सक्यूज मी मैम, दुआ जैनब प्रेजेंट है, शायद मेरा माइक दूर था तो मेरी एब्सेंट मार्क हुई है। आपको आपकी जब अटेंडेंस लग रही होती है ना, तब प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है? ये नहीं होता ना कि आप अपना ऑन करके क्लास आप इधर उधर घूम रहे हो। नहीं बट नहीं इज मैम, क्लास में ओके, वेर इज जिया फातिमा? जिया फातिमा प्रेजेंट है या नहीं? मैम उजाला नासिर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? उजाला नासिर, ठीक है जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।